डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 35। अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो हमें, वरना अच्छा नहीं होगा तुम सब के लिए। तुम सब हमारे बॉस को जानते नहीं हो, अगर उन्हें पता चला तुमने उनके प्लान को बर्बाद किया है तो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं वो। एक आदमी बॉडीगार्ड की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्ला कर बोला। बॉडीगार्ड ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन सबको जबरदस्ती अपनी कार में बैठा आरवी के बताई हुई जगह पर उन सब आदमियों को ले गए। कुछ देर बाद आरवी की कार उसके विला के सामने आकर रुकी। आरवी कभी कभार लंदन आता जाता रहता था, इसलिए उसका यहाँ पर खुद का एक पर्सनल विला था। आरवी कार से बाहर आया और लवी को अपनी गोद में उठा विला के अंदर चला गया। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो सामने देखकर चल रहा था। वो लवी को लेकर एक रूम में आया और उसे बेड पर लेटा उसने कुछ पल उसे देखा और फिर अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ और दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज़ आए, हेलो। तभी आरवी बिना किसी भाव के लवी को देखते हुए बोला, एक फीमेल डॉक्टर को अभी मेरे रूम में लेकर आओ। बोलकर उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद आरवी के रूम के डोर पर नॉक हुआ। आरवी ने एक नज़र डोर की तरफ देखा और फिर एक बटन प्रेस किया। उसके बटन प्रेस करते ही डोर अपने आप खुल गया। सामने एक डॉक्टर खड़ी थी जिसने अपने हाथ में एक छोटा सा मेडिकल बॉक्स पकड़ा हुआ था। आरवी ने उसे अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, चेक हर। आरवी की आवाज़ सुनकर डॉक्टर ने तुरंत उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नज़रें सीधा बेड पर बेहोश पड़ी लवी पर पड़ी। डॉक्टर ने एक गहरी सांस भरी और फिर वो अंदर आ गई। आरवी बेड पर लवी के पास में बैठा हुआ उसके चेहरे को देख रहा था। आरवी को अभी भी बेड पर बैठा देख डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, सर क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मुझे पेशेंट को अकेले में देखना है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर आरवी की भौहें ऊपर की तरफ उठ गई। उसने सर्द नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, आई थिंक तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़्यादा जल्दी है जो तुम मेरे रूम में खड़ी होकर मुझे बाहर जाने का ऑर्डर दे रही हो। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और वो उसके साथ खेल रहा था। आरवी के हाथ में गन देखते ही डॉक्टर के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। वो डर की वजह से कांपने लगी। वो जल्दी से लवी के पास आ उसे चेक करते हुए बोली, सॉरी सर, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने ही पेशेंट को चेक कर लूँगी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बोलते हुए वो लवी की नब्ज़ चेक कर रही थी। कुछ देर लवी को पूरी तरह ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर ने आरवी की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम डॉक्टर? आरवी ने डॉक्टर को अपनी तरफ देखता देखकर कहा। उसका सवाल सुनकर डॉक्टर ने एक बार लवी को देखा और फिर वापस आरवी के चेहरे की तरफ देखकर बोली, शी इज़ प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी की वजह से ही ये बेहोश हुई है। ये बहुत वीक है, इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें एक बार फिर लवी की तरफ चली गई। डॉक्टर की बात सुनकर आरवी एकदम से हैरान रह गया और उसकी नज़रें तुरंत लवी के चेहरे की तरफ चली गई। पर दूसरे ही पल उसकी हैरानी की जगह गुस्से ने ले ली। वो गुस्से और घिन भरी नज़रों से लवी को देख रहा था। आई थिंक ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, बाकी आप इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा, वही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर ने लवी के चेहरे को देखकर कहा, गेट आउट। आरवी ने डॉक्टर की बात सुनकर गुस्से से तेज आवाज में कहा। आरवी की तेज आवाज सुन वो डॉक्टर एक पल के लिए सर से लेकर पांव तक पूरा कांप गई। वो हैरानी से आरवी को देख रही थी क्योंकि कुछ देर पहले वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था और जैसे ही उसने लवी के प्रेग्नेंट होने की बात सुनी उसके फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। डॉक्टर को अभी भी वही खड़ा देख आरवी ने सर टेढ़ा कर उसकी तरफ देखा। उसकी गुस्से से लाल आंखें देखते ही डॉक्टर एकदम से हड़बड़ा गई और वो जल्दी से सॉरी बोल रूम से बाहर निकल गई। डॉक्टर के जाने के बाद आरवी ने साइड में पड़ा एक वाश उठाया और उसे जोर से फ्लोर पर फेंकते हुए चिल्लाकर बोला, आई हेट दिस टाइप ऑफ गर्ल्स जो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती है और किसी का भी बच्चा अपने पेट में लिए हुए घूम सकती है। 3 महीने पहले मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला, मेरे साथ नाइट स्टैंड कर तुमने तुम्हारा कैरेक्टर दिखा दिया था और अब ये नाजायज़ बच्चा जिसके बाप का भी नहीं पता उसने तुम्हारी हवस को बता दिया है कि तुम्हारे अंदर कितनी हवस भरी हुई है। ये बोलते हुए उसकी नज़रें लवी के चेहरे से होते हुए उसके पेट पर आकर ठहर गई।
उसने कुछ पल नफरत से उसके पेट को देखा और फिर तुरंत वॉशरूम में चला गया। इधर दूसरी तरफ आग्नेय और माया दोनों एक जगह खड़े सामने देख रहे थे जहां बहुत सारे हथियार एक बड़े से बॉक्स में पड़े हुए थे। वो पूरा बॉक्स उन हथियारों से भरा हुआ था। उसमें लगभग 10 लाख पाउंड से भी ज्यादा हथियार थे। वे सारे हथियार बहुत महंगे और काफी खतरनाक थे। आग्नेय ने हल्का सा सर टेढ़ा कर माया की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुरा कर बोला, लिटिल बेबी तुम इन सब का क्या करोगी? ये बच्चों के खेलने की चीजें नहीं है। बेहतर होगा तुम यहाँ से खाली हाथ लौट जाओ। बिकाइज मेरे होते हुए तो तुम इन सबको यहाँ से कहीं ले जा सकती हो नहीं। बोलकर वो टेढ़ा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर माया के माथे पर बल पड़ गया, पर तभी कुछ सोच उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने नजरें उठा आग्नेय की आंखों में देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, ओके तुम रखो इन सबको, वैसे भी आई डोंट नीड देम। मैं एक डिजाइनर हूँ, टेररिस्ट नहीं जो मैं इन सब वेपन्स को अपने पास रखूंगी। शायद मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। बोलकर वो वहां से बाहर की तरफ चली गई। माया की बात सुनकर आग्नेय के फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। वो धीरे से खुद में बोला, नो मिस माया खुराना, कुछ तो चल रहा है तुम्हारे माइंड में, वरना जो लड़की इतने सब आदमियों से लड़ सकती है उसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। इतनी आसानी से यहाँ से जा रही हो तो आई एम श्योर कुछ चल रहा है तुम्हारे माइंड में। ये बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा डोर की तरफ देखा जहाँ से माया बाहर जा रही थी। उसे माया की पीठ दिखाई दे रही थी। माया सामने देखते हुए चल रही थी। इस वक्त उसके फेस पर किलिंग स्माइल छाई हुई थी, जिससे वो काफी डेंजर लग रही थी। माया ने धीरे से अपना एक हाथ आगे किया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की हुई थी। माया ने अपनी मुट्ठी खोल हथेली को देखा जिसमें कुछ था। वो चीज ब्लैक कलर की थी और उसमें से टक टक की धीमी सी आवाज आ रही थी जो गौर से सुनने पर ही सुनाई दे रही थी। वो चीज दिखने में घड़ी जैसी थी, पर उसमें टाइम वगैरह कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसमें छोटी छोटी डॉट थी जो कभी ब्लू हो रही थी तो कभी रेड। माया ने हल्का सा सर घुमा आग्नेय की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आग्नेय को देखते हुए माया की स्माइल और गहरी हो गई। उसने अपने हाथ में मौजूद उस चीज की तरफ देखा और उसमें दिख रही रेड डॉट को हल्का सा प्रेस कर दिया। रेड डॉट प्रेस करते ही उसमें कुछ मिनट और साथ में सेकंड्स शुरू हो गई जो रेड कलर में चल रही थी। टाइम 5 मिनट का था। सेकंड्स के साथ मिनी सेकंड्स तेजी से चल रही थी। माया ने कुछ पल उसे देखा और फिर तिरछा मुस्कुरा कर वो घर से बाहर आ गई। आग्नेय अभी भी उसी रूम में खड़ा था। तभी उसका फोन रिंग किया जिसकी आवाज सुन वो अपने होश में आया, क्योंकि अब तक उसका सारा ध्यान माया में था। आग्नेय ने अपने फोन की तरफ देखा और उसकी स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखते ही उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। वो ऑन कॉल बोला, यस बोलो क्यों कॉल किया है? ये बोलते हुए वो भी उस रूम से बाहर आ गया। तभी दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, सर आपने जो इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था वो काम हो गया है। माया खुराना की जितनी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते थे उतनी सारी निकाल ली है। इतना बोल सामने वाला शख्स चुप हो गया। सामने वाले की बात सुनते ही आग्नेय की नजरें सीधा सामने माया की तरफ चली गई जो घर से कुछ दूर एक पेड़ के पास खड़ी सामने उसे ही देख रही थी। आग्नेय ने कुछ पल माया को देखा और फिर वो दूसरी तरफ चला गया। वो माया से कुछ दूर अपोजिट साइड में खड़ा था। माया की तरफ उसकी पीठ थी। माया को उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। आग्नेय ऑन कॉल बोला, फैमिली में कौन कौन है? उसका सवाल सुनकर सामने वाले ने उसका जवाब देते हुए कहा, सर उनकी फैमिली में उनके डैड अभिमान खुराना और मॉम अर्शी खुराना है। वो उन दोनों की इकलौती बेटी है। एक बेटा है जो अभी बलिन में है। उसका वही बिजनेस है, वो वही रहता है। माया खुराना अपने मॉम डैड के पास उन्हीं के साथ रहती है। कल ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। खुराना मेंशन छोड़कर अब वो एक अपार्टमेंट में रह रही है। कल एक विला की बोली लगने वाली है। वो उस विला के बोली प्रोग्राम में जाने वाली है। शायद वो उस विला में इंटरेस्टेड है। समाने वाले ने ये सब कुछ एक सांस में कहा और फिर चुप हो गया। उसकी बात सुनकर आग्नेय के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। वो धीरे से खुद में बोला, विला में इंटरेस्टेड है। इतना बोल उसने हल्का सा सर घुमा माया की तरफ देखा और डेविल स्माइल करते हुए बोला, भूल जाओ कि वो विला तुम्हारा होगा। तुम्हें लाइन पर कैसे लाना है ये मुझे अच्छे से पता है। हेलो सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो सर। आग्नेय को कुछ नहीं बोलता देख सामने वाले शख्स ने ऑन कॉल कहा। सामने वाले की आवाज सुनकर आग्नेय अपने होश में आया। वो अपनी गहरी आवाज में ऑन कॉल बोला, क्या माया खुराना का कोई बॉयफ्रेंड है? उसने सीधा सीधा सवाल पूछा।
उसका सवाल सुनकर सामने वाला शख्स कुछ पल के लिए चुप हो गया। वो कुछ पल रुककर बोला, यस सर, आई मीन था, पहले था बट अभी नहीं है। अंगद मेहरा को माया खुराना पसंद करती थी बट अब उसकी एंगेजमेंट माया खुराना की बड़ी बहन दिया खुराना से हो गई है, तो अब मुझे नहीं लगता है उनका अंगद मेहरा के साथ कोई रिलेशन होगा। उसकी बात सुनकर आग्नेय एक पल के लिए खामोश हो गया। वो धीरे से खुद में बोला, अंगद मेहरा, ये नाम तो कहीं सुना हुआ लगता है। इतना बोल वो कुछ सोचने लगा। वो कुछ पल सोचने के बाद ऑन कॉल बोला, ओके, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे ऑफिस में रख दो, मैं बाद में देख लूंगा। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो सामने देखते हुए खुद में बोला, अंगद मेहरा मिलना पड़ेगा। कौन है जिसे लिटिल बेबी ने पसंद किया था? अभी उसने इतना ही बोला था तभी उसे पीछे से माया की तेज आवाज सुनाई दी, मिस्टर वालिया। अपना नाम सुनते ही आग्नेय ने पलटकर माया की तरफ देखा जो उसे देख डेंजर तरीके से मुस्कुरा रही थी। माया की ऐसी मुस्कुराहट देख आग्नेय के माथे पर बल पड़ गया और उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो धीरे से खुद में बुदबुदिया, अब क्या करने वाली है ये लड़की? उसने इतना ही बोला था तभी एक बार फिर उसे माया की तेज आवाज सुनाई दी, डू यू रिमेंबर मिस्टर वालिया, मैंने ऑफिस में क्या कहा था तुमसे? ये बोलते हुए माया ने अपने 2 कदम सामने घर की तरफ बढ़ा दिए। उसका सवाल सुनकर आग्नेय की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैं फालतू की चीजें और बातें दोनों याद नहीं रखता हूँ। तभी माया बीच में बोली, फालतू की बकवास करने की आदत नहीं है मुझे। मैं बोलने वालों में से नहीं हूँ, जो बोलती हूँ वो करके दिखाने वालों में से हूँ। पहली मुलाकात में मेरा नुकसान किया था तुमने, अब दूसरी मुलाकात में मेरी बारी। वो क्या है ना माया खुराना, प्यार हो नफरत, हेल्प या रिवेंज पूरी शिद्दत से निभाती है। बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़ी चीज को सीधा घर के अंदर फेंक दिया। माया की बात सुनकर और उसका एक्शन देख आग्नेय एकदम से हैरान रह गया। वो कुछ करता उससे पहले ही उसे माया की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर आग्नेय ने तुरंत माया की तरफ देखा, जो काउंट करते हुए बोल रही थी, 1 2 3 बूम बम। उसके इतना बोलते ही घर के अंदर एक तेज ब्लास्ट हुआ। पूरा घर एक तेज धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गया। माया ने घर के अंदर टाइम बॉम्ब फेंका था, जो एक क्वालिटी का बॉम्ब था। वो जितना छोटा दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा उसका धमाका था। आग्नेय की आंखें सामने घर को जलते देख रही थी। अचानक ही उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और उसने कस के अपने हाथ की मुट्ठियां बंद कर ली। एपिसोड 36। माया ने घर के अंदर टाइम बॉम्ब फेंका था, जो एक क्वालिटी का बॉम्ब था। वो जितना छोटा दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा उसका धमाका था। आग्नेय की आंखें सामने घर को जलते देख रही थी। अचानक ही उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और उसने कस के अपने हाथ की मुट्ठियां बंद कर ली। उसने कुछ पल सामने जलते हुए घर को देखा और फिर तुरंत सर घुमा माया की तरफ, जो सामने जलते हुए घर को देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। माया का तिरछा मुस्कुराना देख आग्नेय का खून वाल्केनो की तरह उबलने लगा। उसने कस के अपने दांत पीस लिए और अपने कदम गुस्से से माया की तरफ बढ़ा दिए। वो तेज कदमों से माया के पास आया और उसे कंधों से पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए तेज आवाज में बोला, मिस माया, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। अब तक बच्ची समझकर तुम्हारी हर हरकत को इग्नोर किया, बट लगता है मेरा तुम्हें इग्नोर करना तुम्हें पसंद नहीं आया है। आग्नेय वालिया को कम समझने की गलती मत करना। अभी तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बट अब जो होगा तुम्हारे साथ वो तुम्हारी सारी जिंदगी पलटकर रख देगा। तुम्हें घुटनों पर नहीं लेकर आया ना, तो मेरा नाम भी आग्नेय वालिया नहीं है। एक बात मेरी तुम भी हमेशा याद रखना, मैं बोलने वालों में से बोलकर करने वालों में से हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच, अब मैं क्या करता हूँ। इतना बोल उसने झटके से माया को छोड़ दिया और अपने कदम पीछे लेते हुए अपने दोनों हाथ हवा में फैला कर बोला, इस बर्बादी के खेल की शुरुआत तुमने की है, बट इसे खत्म मैं करूंगा। एंड आई प्रॉमिस तुम्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं कर दूंगा। तब तक इस आग्नेय वालिया के दिल को ठंड नहीं मिलने वाली है। इस घर को जैसे तुमने आग में जलाया है उसी तरह तुम्हारा भी कोई खास इसी आग में जलेगा। ये बोलते हुए उसकी खतरनाक नजरें माया के चेहरे पर टिकी हुई थी। इस वक्त आग्नेय बेहद गुस्से में था। उसका जो मन कर रहा था वो बोल रहा था और शायद जो बोल रहा था वो गुस्से में करने वाला भी था। इधर माया जो अब तक खड़ी मुस्कुरा रही थी, आग्नेय की लास्ट लाइन सुनते ही उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसका चेहरा एकदम से ठंडा पड़ गया। उसने कस के अपने हाथ की मुट्ठियां बंद कर ली। वो तेज आवाज में बोली, मिस्टर वालिया, खेल हमारे बीच में खेला जाएगा तो अच्छा होगा। अगर खेल खेलना है तो प्लेयर बनकर खेलो, बुजदिल की तरह दूसरी तरफ से वार करने की सोचना भी मत, वरना अभी जो हुआ है वो कुछ नहीं है।
आगे जो होगा वो माया का ऐसा जाल होगा जिससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए तो क्या तुम्हारे पूर्वज के लिए भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये बोलते हुए उसके फेस एक्सप्रेशन बेहद खतरनाक थे। उसकी बात सुनकर आग्नेय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, प्यार और जंग में सब जायज है मिस माया। खेल प्लेयर की तरह खेला जाए या फिर बुजदिल की तरह, दुनिया उसे ही जानेगी जो जीतेगा। जीतने वाले के हाथ में ही खेल की बाजी होती है, यही खेल का रूल है, फिर चाहे कैसे भी जीता जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सरप्राइज तुमने मुझे दिया, अब दूसरा सरप्राइज तुम्हें मैं दूंगा और वो भी बहुत जल्द। ये बोलते हुए आग्नेय की नजरें माया के चेहरे पर टिकी हुई थी। माया गुस्से से आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय ने कुछ पल माया को देखा और फिर एक बार उस जलते घर को देख वो तुरंत वहां से निकल गया। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था क्योंकि माया ने उसका छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान किया था और आग्नेय तो अपना 1 रुपया का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर माया ने तो उसका बहुत बड़ा नुकसान किया था जो आसानी से उसे डाइजेस्ट नहीं होने वाला था। माया तब तक आग्नेय को जाता देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। आग्नेय जब माया को पूरी तरह दिखना बंद हो गया तब माया ने उस तरफ से नजरें हटा उस जलते हुए घर को देखा और एक गहरी सांस भरते हुए बोली, जलना था वो जल गया। अब सिर्फ मेरे दुश्मन जलेंगे इस आग में, इसके अलावा अगर किसी ने भी मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका वो हाल करूंगी जिसे वो अपने 100 जन्मों तक नहीं भूल पाएगा। बोलकर उसने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर वो भी वहां से निकल गई। माया अपनी कार के पास आई। उसने अपनी कार में बगल में देखा जहां अब वो पहले वाली कार नहीं थी। इसका मतलब था कि आग्नेय वहां से जा चुका था। माया ने कुछ पल आग्नेय की कार जहां खड़ी थी उस जगह को देखा और फिर अपनी कार का ड्राइविंग शीट का डोर ओपन कर वो तुरंत अपनी कार में बैठ वहां से निकल गई। आधे घंटे बाद माया की कार एक अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। माया कार से बाहर आए और उसने अपने कदम उस अपार्टमेंट के अंदर की तरफ बढ़ा दिए, पर तभी अचानक उसके कदम मेन डोर के पास आकर ही रुक गए। उसके पैरों में एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा था। माया की नज़रें उस फूलों के गुलदस्ते पर टिकी हुई थी। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमा, सब जगह को देखा, सब कुछ बिखरा पड़ा था। छोटे पौधे जो फ्लावर पॉट्स में लगाए हुए थे वे सारे नीचे गिरे पड़े थे। फ्लावर पॉट्स टूट चुके थे और घर के अंदर का कुछ सामान भी बाहर गिरा पड़ा था। सब कुछ देखकर लग रहा था जैसे कुछ देर पहले यहाँ तूफान आया हो और अपने साथ सब कुछ तबाह कर ले गया हो गया। अचानक ही माया के कानों में कुछ देर पहले की आग्नेय की कही बातें गूंजने लगी। इस घर को जैसे तुमने आग में जलाया है उसी तरह तुम्हारा भी कोई खास इसी आग में जलेगा। माया के कानों में बार बार यही आवाज सुनाई दे रही थी। माया ने झट से सर उठा, सामने के डोर को देखा जो हल्का खुला हुआ था। पता नहीं क्यों पर आज पहली बार माया कांप रही थी। उसे अजीब सा डर लग रहा था, किसी अपने को खोने का डर। माया धीमे कदमों से डोर की तरफ बढ़ गई। वो डोर के पास आकर रुकी और उसने हल्का सा अपना हाथ डोर को पूरा खोलने के लिए ऊपर उठाया, पर तभी अचानक उसे अपने पैर के पास कुछ फील हुआ। उस चीज का एहसास होते ही माया ने झट से सर झुका नीचे देखा और अपने पैरों के गिरे खून को देखते हो उसके कदम एकदम से लड़खड़ा गए। उसके पैरों में खून पड़ा था जो अंदर से बहकर बाहर आया था। खून के टपके धीरे धीरे बाहर लगी 3 स्टेयर की पहली स्टेयर पर पड़ रहे थे। माया की नजरें उस खून को देख रही थी। तभी अचानक माया को होश आया। उसने जल्दी से डोर की तरफ देखा और वो तुरंत डोर ओपन कर तेज आवाज में बोली, मॉम, डैड। ये बोलते हुए वो डोर ओपन कर अंदर चली गई और तभी सामने का नज़ारा देख उसके कदम डोर पर ही रुक गए। सामने सारा हॉल का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। डाइनिंग टेबल और सारी चेयर्स टूटी हुई नीचे पड़ी थी और किचन से लेकर रूम तक का सारा सामान हॉल में बिखरा पड़ा था। वही हॉल के बीच में सोफे के पास आरशी नीचे फ्लोर पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसके पेट में चाकू धंसा हुआ था जिससे अभी भी खून बह रहा था। सर से भी खून बह रहा था। उसका पूरा चेहरा, कपड़े, सब कुछ खून में सने हुए थे। आरशी से कुछ दूर सिंगल सोफे के पास अभिमान नीचे गिरे पड़े थे। उनके सीने पर बुलेट लगी हुई थी और उनका एक हाथ अपने सीने पर था। उन्हें 2 गोलियां लगी हुई थी, एक सीने पर और दूसरी कंधे पर। उनके कंधे से भी खून रिस रहा था जो फ्लोर पर पड़ रहा था। उनका एक हाथ आरशी की तरफ बढ़ा हुआ था। अभिमान की आंखें हल्की खुली हुई थी और उनकी अधखुली आंखों के किनारों से आंसू बहकर फ्लोर पर गिर रहे थे। वे आरशी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे पर उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। सामने आरशी और अभिमान को ऐसे देख माया की आंखों से अचानक ही एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। वो बेसुध सी खड़ी उन्हें देख रही थी।
उसे किसी चीज़ का होश नहीं था, तभी अचानक उसे अभिमान के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही माया अपने होश में आई। उसने तुरंत अभिमान की तरफ देखा, जो अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखे दर्द में तड़प रहे थे। उनकी कमर में चाकू धंसा हुआ था, जो उनके खिसकने की वजह से और ज़्यादा अंदर की तरफ धंस चुका था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।